एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी पर चली गोली की गूंज संसद में लगातार सुनाई दे रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने हमले से जुड़ी जानकारी संसद के सामने साझा की। साथ ही ओवैसी से अपील की कि वो केंद्र सरकार की बात मानकर जेड श्रेणी की सुरक्षा ले ले। और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता सर। कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले और हम सबकी चिंता का समाधान करे। ओवैसी पर 3 फरवरी को उत्तर प्रदेश के छिजारसी टोल प्लाजे पर गोलियां चली, लेकिन गोलियों की गूंज संसद में अब तक सुनाई दे रही है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में ओवैसी पर हुए हमले और हमले के बाद की कार्रवाई का पूरा विवरण दिया। उनके काफिले पर गोलियां चलाई गई। इस घटना में श्री ओवैसी सुरक्षित बच गए, लेकिन उनके वाहन के निचले हिस्से में 3 गोलियों के निशान दिखाई दे। उक्त घटना को 3 गवाहों द्वारा देखा भी गया। पिलखुवा जनपद हापुड़। गृह मंत्री ने संसद को बताया कि ओवैसी की ओर से स्थानीय प्रशासन को न तो ये जानकारी दी गई थी कि ओवैसी हापुड़ के रास्ते से निकल रहे हैं और न ही उनके किसी कार्यक्रम की जानकारी स्थानीय प्रशासन को थी। श्री ओवैसी का जनपद हापुड़ में पूर्व से कोई कार्यक्रम नियत नहीं था और न ही आवागमन के बारे में कोई पूर्व सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को भेजी गई थी। श्री ओवैसी घटना के पश्चात सुरक्षित दिल्ली वापस पहुंच गए। ओवैसी पर हमला हुआ तो जांच एजेंसियां भी हरकत में आई। अमित शाह ने बताया कि तुरंत ही केंद्र सरकार की ओर से ओवैसी को सुरक्षा देने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ओवैसी ने सुरक्षा नहीं ली। पहले भी कई मौकों पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के खतरे के आकलन के आधार पर श्री ओवैसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, लेकिन श्री ओवैसी द्वारा सुरक्षा लेने की लिए अनिच्छा के कारण दिल्ली पुलिस और तेलंगाना पुलिस उन्हें सुरक्षा देने का प्रयास सफल नहीं हो पाया। शाह ने बताया कि ओवैसी को जेड श्रेणी की सुरक्षा देने के आदेश दिए गए हैं, मगर अब तक उन्होंने सुरक्षा नहीं ली। अमित शाह ने अपील की कि ओवैसी सुरक्षा लें। पंजीकृत किया गया। श्री ओवैसी के खतरे का पुनः मूल्यांकन कराया गया है और खतरे के आकलन के आधार पर उनका दिल्ली में बुलेट प्रूफ कार के साथ अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। मेरा वक्तव्य समाप्त हुआ, मगर हमारे पास जो मौखिक सूचनाएं श्री ओवैसी के द्वारा भेजी गई, उन्होंने अभी भी सुरक्षा लेने से इनकार किया है। मैं सदन के माध्यम से श्री ओवैसी को विनती करना चाहूंगा कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले और हम सबकी चिंता का समाधान करे। इधर संसद में शाह अपील कर रहे हैं कि ओवैसी सुरक्षा ले ले, लेकिन ओवैसी तो अलग ही सुर साध चुके हैं। सेकुलर पार्टी के लोगों ने कहा कि ओवैसी तुम क्यों बोले? मैंने कहा नहीं, देश का प्रधानमंत्री मेरा है, सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो एक्शन लेना चाहिए, मगर 4 मर्तबा के एमपी पर कोई 6 फीट के फासले से 4 गोली चलाता है। मुझे मौत है, हम सबकी मौत है, मगर मैं इन गोली चलाने वालों से डर कर खामोश नहीं बैठने वाला हूं। और मैं दुआ करता हूं कि उत्तर प्रदेश में पुरअमन पोलिंग होगी इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश की जनता गोली चलाने वालों का जवाब बैलेट से देगी। ओवैसी के बहाने ही सही, मगर अखिलेश यादव भी चुनावी राजनीति में अपनी रोटियां सेंकने में पीछे नहीं है। ये साजिश ये है कि एक लीडर की सिक्योरिटी होनी चाहिए और आखिरकार गुंडे बदमाश या इस तरह के लोग जो किसी पे भी हमला कर सकते हैं वो अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। तो 4.5 साल आखिरकार सरकार क्या कर रही थी? और ये सरकार दावा करती है कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है। तो कानून व्यवस्था अगर सबसे अच्छी है तो कोई राह चलते टोल पे खड़ा है उसको गोली मार रहा है, क्या कानून व्यवस्था है ये सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक फोरेंसिक टीम ने ओवैसी की गाड़ी से 3 बुलेट बरामद की है। हालांकि दोनों आरोपियों ने पहले ही साफ कर दिया कि उनका किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं है, न ही इस हमले का कोई मास्टरमाइंड है। दोनों दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाया, जिसकी वजह उन्होंने ओवैसी और उनके भाई के भड़काऊ भाषण को बताया। पुलिस अब आगे की जाँच में जुटी है। तंसीम हैदर और अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
बात उत्तर प्रदेश की। यूपी में पहले चरण के प्रचार का शोर आज थम जाएगा। आज बीजेपी अपना संकल्प पत्र भी जारी करेगी। वहीं पीएम मोदी का वर्चुअल संबोधन भी होगा। इससे पहले सोमवार को पीएम ने वर्चुअल रैली के जरिए समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पीएम के हमले पर अखिलेश और जयंत चौधरी ने भी पलटवार किया। मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा। अपनी प्यास बुझाते रहें, अपने करीबियों की प्यास बुझाते रहें, अपनी तिजोरियों की प्यास बुझाते रहें। ये पानी नकली समाजवादियों के परिवार में, उनके करीबियों में ठहरा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली जरूर वर्चुअल थी, मगर हमले एकदम सधे हुए, बिल्कुल अपने ही अंदाज में। विपक्षियों पर प्रहार की शुरुआत पीएम मोदी ने कवि दुष्यंत कुमार की लाइनों से की। दुष्यंत कुमार जी ने कहा था, उन्होंने लिखा था, यहां तक आते आते सूख जाती है कई नदियां। मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा। मशहूर कवि दुष्यंत कुमार का जन्म बिजनौर जिले की ही नजीबाबाद तहसील के एक गांव राजपुर नवादा में हुआ था। उनके गजल पढ़ने के तुरंत बाद पीएम ने बात को आगे बढ़ाया और सीधा निशाना समाजवादी पार्टी पर साधा। वो सिर्फ अपनी प्यास बुझाते रहें, अपने करीबियों की प्यास बुझाते रहें और अपनी तिजोरियों की प्यास बुझाते रहे। जाटलैंड की जंग में दुष्यंत कुमार के जरिए पीएम मोदी ने अखिलेश जयंत की जोड़ी पर वार किया। समाजवादी पार्टी और आरएलडी जहां किसान आंदोलन की याद दिलाकर किसानों के मुद्दे उठाकर वोट मांग रही है, वहीं पीएम मोदी इसे बरगलाने की चाल बता रहे हैं। पहले की सरकारों में यूरिया खाद के लिए यूपी के किसानों ने लाठियां तक खाई है। जिन्होंने सत्ता में रहते हुए किसानों को ये दिन दिखाए थे, वो कभी किसानों का भला नहीं कर सकते। वो सिर्फ किसानों को धोखा दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे। पीएम सुबह 11:30 बजे राज्यसभा में बोलेंगे। सोमवार को लोकसभा में जवाब देते हुए पीएम ने कांग्रेस पर चुन चुनकर हमला किया। कांग्रेस को पीएम ने टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर बता दिया। पीएम मोदी ने तंज करते हुए कहा कि कांग्रेस ने 100 साल तक सत्ता में न आने की ठान ली है। उन्होंने कांग्रेस पर विभाजनकारी मानसिकता का आरोप लगाया। कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है। इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। इति नेहरू जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री। आज जब पीएम मोदी ने बिजनौर में फिजिकल मौजूद रहकर रैली नहीं की, तो लगा मौसम खराब रहा होगा। लेकिन आज जब उन्होंने संसद में संबोधन किया, तो कांग्रेस के भूत, वर्तमान और भविष्य का मौसम खराब कर दिया। महंगाई पर सवाल पूछने वाले राहुल गांधी तो सदन में नहीं थे, लेकिन महंगाई पर उन्होंने उनके परनाना को घेर लिया। इति नेहरू जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री। कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है। इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और यह हमारे नियंत्रण से भी बाहर हो जाती है। देश के सामने देश का पहला प्रधानमंत्री हाथ ऊपर कर देता है, हाथ ऊपर कर देता है। पंडित नेहरू के जिस भाषण का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, हम आपको उसका एक हिस्सा सुनवाते हैं।
दाम बढ़ते जाते हैं, खाने का सवाल, खाने की कमी, राशनिंग और क्या क्या बातें आई और आप परेशान हुए और आप लोगों ने या मुल्क ने अक्सर शिकायत की और शिकायत की क्योंकि परेशानी की शिकायत करनी है, लेकिन एक ऐसे जकड़ गए हम उसमें कुछ और दुनिया के वाकयात। अगर वहाँ कोरिया में लड़ाई हो तो उसका असर यहाँ पड़ जाता है चीजों के भाव पर, हमारे काबू के बाहर बात। अगर अमेरिका में कोई बात हो उसका असर यहाँ की चीजों के दाम पे पड़ जाए। महंगाई पर कांग्रेस को भूतकाल के दर्शन करवाने वाले पीएम मोदी ने कांग्रेस के वर्तमान को भी दागदार बताया। पीएम मोदी ने कांग्रेस को विभाजनकारी मानसिकता का गुलाम बताया और उसे टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर बताया। कांग्रेस को हमेशा से इन बातों से नफरत रही है। विभाजनकारी मानसिकता उनके डीएनए में घुस गई है। अंग्रेज चले गए लेकिन बांटो और राज करो, ये नीति कांग्रेस ने अपना चरित्र बना लिया है और इसलिए ही आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। राहुल गांधी ने सदन में दिए अपने पिछले संबोधन में क्षेत्रीय संस्कृति की बात भी उठाई थी, जिस पर पीएम मोदी ने उसे देश को तोड़ने वाला बताया। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं तथा उनकी संतानों को भारती कहते हैं। विष्णु पुराण का ये श्लोक अगर कांग्रेस के लोगों को स्वीकार्य नहीं है तो मैं एक और कोट इस्तेमाल करूंगा। एक क्षण आता है मगर इतिहास में विरल ही आता है जब हम पुराने से बाहर निकलकर नए युग में कदम रखते हैं। जब एक युग समाप्त हो जाता है, जब एक देश की लंबे समय से दबी हुई आत्मा मुक्त होती है। ये भी नेहरू जी के ही बोल है। आखिर किस नेशन की बात नेहरू जी कर रहे थे जी? अपने संबोधन में उन्होंने बिपिन रावत का भी जिक्र किया और उनका नाम लेकर कांग्रेस को उदाहरण दिया कि देश आज भी एक सूत्र में पिरोया हुआ है। दरअसल इस तरह से उन्होंने कांग्रेस पर तमिल भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया। यहाँ तमिल सेंटिमेंट को आग लगाने की भारी कोशिश की गई। जब सीडीएस रावत का बॉडी वहां से निकल रहा था तब हर तमिलवासी गौरव के साथ हाथ ऊपर कर करके आंख में आंसू के साथ कहता था, वीर वणक्कम, वीर वणक्कम, वीर वणक्कम, ये मेरा देश है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को एक तरह से उनके इतिहास का आईना दिखाया। उन्होंने कांग्रेस के ही उठाए गए मुद्दों पर उन्हें उनके कामों का ब्यौरा दिया और इसे ही हथियार बनाकर कांग्रेस को घेर लिया। 10% से ज्यादा थी। आज तक ब्यूरो। लोकसभा में पीएम के तेवर से राहुल गांधी बच गए। जब पीएम बोल रहे थे राहुल गांधी मौजूद नहीं थे, हालांकि कांग्रेस फंस गई। पीएम मोदी ने भी ये बात सदन में कही कि बोलने वाले चले गए लेकिन कांग्रेस के लोग यही हैं। राहुल गांधी ने लोकसभा में जो मुद्दे उठाए थे उन्हीं मुद्दों पर पीएम ने घेरा और इतिहास के पन्ने पलटकर जवाबी हमला किया। जो लोग इतिहास से सबक नहीं लेते हैं वो इतिहास में खो जाते हैं। वो जब दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ, नहीं मानोगे तो वो दिन में नकाब ओढ़ लेंगे। जरूरत हुई तो हकीकत को थोड़ा बहुत मरोड़ लेंगे। वो मगरूर है, खुद की समझ पर बेइंतहा। इन्हें आईना मत दिखाओ, वो आईने को भी तोड़ देंगे। जैसी कि पूरी संभावना थी, प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में जब बोलना शुरू किया तो राहुल गांधी के पिछले भाषण के शब्दों को घुमा घुमा कर तंज किए। 2 फरवरी को राहुल गांधी ने सदन में सत्ताधारी बीजेपी पर दमदार भाषण दिया था।
उसकी चर्चा खूब हुई थी। इसलिए आज पीएम मोदी पूरी तैयारी के साथ आए थे। सुनिए, ये आपकी सरकार की देन है। गोवा में 1994 में पूर्ण बहुमत के साथ आप जीते थे। 28 साल हो गए, गोवा ने आपको स्वीकार नहीं किया। तेलंगाना बनाने का श्रेय लेते हैं, लेकिन तेलंगाना बनने के बाद भी वहां की जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया। झारखंड का जन्म हुआ, पूर्ण रूप से कांग्रेस को स्वीकारते नहीं है, पिछले दरवाजे से वो घुसने का प्रयास करते हैं। देश की जनता हमेशा हमेशा के लिए उनको क्यों नकार रही है? जिस प्रकार से आप बोलते हैं, जिस प्रकार से मुद्दों से जुड़ते हैं, ऐसा लगता है कि आपने मन बना लिया है कि 100 साल तक सत्ता में नहीं आना है। राहुल गांधी सदन में नहीं आए तो पीएम ने इस पर चुटकी ली और इस वजह से कई बार कांग्रेस ने हंगामा किया। अध्यक्ष जी, आप देखिए कि ये डिस्टर्ब तब करते हैं कि उनको अंदाजा आता है चोट बड़ी गहरी होने वाली है। उनको मालूम है कि मुसीबत में फंसे हैं आज, और कुछ लोग बोल करके भाग जाते हैं और झेलना ऐसे बेचारों को पड़ता है। राहुल गांधी ने सदन में अपने भाषण के दौरान गरीबों और अमीरों को लेकर कहा था कि देश में 2 तरह के भारत हैं। इस बयान पर पीएम मोदी ने सीधे सीधे नाम तो नहीं लिया, लेकिन अपने तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस को जवाब दिया। 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान, और इन 2 हिंदुस्तानों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। इस देश का गरीब इतना विश्वासघाती नहीं है कि कोई सरकार उसकी भलाई के काम करे और वो फिर उसको ही सत्ता से बाहर करे। ये देश के गरीब के स्वभाव में नहीं है। आपकी ये दुर्दशा इसलिए आई क्योंकि आपने मान लिया था कि नारे देकर के गरीबों को अपनी चुंगाल में फंसाए रखोगे, लेकिन गरीब जाग गया, गरीब आपको जान गया। 44 सीटों गरीबों की बात करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज किया और कांग्रेस का गरीबी हटाने का तरीका समझाया। कांग्रेस 1971 से गरीबी हटाओ के नारे पर चुनाव जीतती रही। 40 साल बाद कांग्रेस गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन गरीबों ने कांग्रेस को हटा दिया। राहुल गांधी ने बेरोजगारी, महंगाई और मेक इन इंडिया पर भी तंज किए थे। आज जब पीएम मोदी सदन में आए तो उनकी लिस्ट में ये मुद्दे भी थे। वो कहते हैं मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता है। बताओ, इसमें आनंद आ रहा है? कोई ऐसा हिंदुस्तान के लिए सोच सकता है क्या कि मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता? अरे भाई, आपको तकलीफ होगी, हम आकर के करेंगे, ठीक है, ऐसा बोलो। देश को क्यों गाली देते हो जी? देश के खिलाफ क्यों बोलते हो? मेक इन इंडिया हो नहीं सकता। मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया गया और आज देश की युवा शक्ति ने, देश के एंटरप्रेन्योर ने करके दिखाया है। आप मजाक के विषय बन गए हो। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा कि गुलाम मानसिकता के साथ वो जी रहे हैं और ऐसी मानसिकता से 21वीं सदी की इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। आज देश का मैं एक चित्र देखता हूं। एक ऐसा समुदाय, एक ऐसा वर्ग है, आज भी वो गुलामी की मानसिकता में जीता है। आज भी 19वीं सदी के काम, उस सोच, उसी में जकड़ा हुआ है। और 20वीं सदी के जो कानून है, वही कानून उसको कानून लगते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, गुलामी की मानसिकता, इन 19वीं सदी का रहन सहन, 20वीं सदी के कानून 21वीं सदी की आकांक्षाएं पूरी नहीं कर सकते। पीएम मोदी ने कोरोना संक्रमण के दौरान कांग्रेस के कार्यों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने राज्यों में मजदूरों को कोरोना संक्रमण के दौरान टिकट देकर राज्यों से भगाया। कांग्रेस के लोगों ने क्या किया? मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया। लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ, महाराष्ट्र में हमारे पर जो बोझ है वो जरा कम हो और जाओ
तुम उत्तर प्रदेश के हो, तुम बिहार के हो, जाओ वहां कोरोना फैलाओ। आपने ये बहुत बड़ा पाप किया। क्या ये देश आपका नहीं है? क्या ये देश के लोग आपके नहीं हैं? क्या उनके सुख दुख आपके नहीं हैं? इतनी बड़ी संकट आया, कई राजनीतिक दल के नेता जरा आत्मनिरीक्षण करें। उन्होंने लोगों को रिक्वेस्ट की हो, अपील की हो, भाई कोरोना का एक ऐसा संकट है, वैश्विक महामारी है, आप मास्क पहनो, हाथ धोना रखो, 2 गज की दूरी रखो। पीएम मोदी ने कांग्रेस को हर उस मुद्दे पर घेरा जिसका जिक्र राहुल गांधी ने सदन में किया था। बीच बीच में हंगामा कर रहे अधीर रंजन चौधरी भी कुछ देर बोलते रहे, लेकिन समय जब आगे बढ़ता रहा तो उनकी चुप्पी बढ़ती गई। आज तक ब्यूरो।